हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे डेली करंट अफेयर्स की आज इस सीरीज में। और डेट है आज की 21 जून और आज भी हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ करंट इश्यूज। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आईसीएमआर अप्रूव द यूज ऑफ ट्रूनेट मशीन फॉर कोविड-19 टेस्ट। तो आईसीएमआर इसका मतलब है जो इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च है, उसने क्या अप्रूवल दे दिया है ट्रूनेट मशीन्स का यूज करने के लिए कोविड-19 के टेस्ट के लिए। चलिए हम इसके बारे में देखते हैं थोड़ा इस न्यूज के बारे में। जो ट्रूनेट मशीन है, ये जो मशीन है वो कहाँ बन रही है, तो इसको डिजाइन किया है गोवा बेस्ड मोल्बियो डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी ने इसे बनाया है या इसे डिजाइन किया है। ये जो यूज होती थी पहले, जो ट्रूनेट मशीन है वो किस लिए यूज होती थी, वो ट्यूबरक्लोसिस के डायग्नोसिस के लिए। इसका मतलब ट्यूबरक्लोसिस की जांच के लिए ये मशीन यूज की जाती थी पहले। बट अब आईसीएमआर ने अप्रूवल दे दिया है कि इसे हम कोविड-19 के पेशेंट्स को भी टेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए मेन क्या है, ये इसके अंदर एक आईसी चिप होती है। इसके अंदर एक इंटीग्रेटेड सर्किट की एक चिप होती है जो कि अलग अलग वायरसेस के लिए, अलग अलग इन्फेक्शन के लिए उसे डिटेक्ट कर सकती है। तो ये क्या है, एक चिप बेस्ड बैटरी ऑपरेटेड आरटी-पीसीआर किट है। अभी जो नॉर्मली जो हमारे यहाँ टेस्ट होते हैं कोविड-19 के, वो किस टेस्ट किट से होते हैं, तो वो आरटी-पीसीआर टेस्ट किट से होते हैं। बट ये क्या है, ये एक चिप बेस्ड है। जो अभी जो यूज हो रही है वो चिप बेस्ड नहीं है, बट जो ट्रूनेट है वो चिप बेस्ड है और ये ज़्यादा एफिशिएंट है और ज़्यादा जल्दी रिजल्ट दे देगा। देखिए ये मेनली इसका काम क्या है, तो ये क्या करता है, ये आइडेंटिफाई करता है ई जीन को। ये ई जीन को आइडेंटिफाई करता है कोविड-19 के वायरस में। जो कोविड-19 का वायरस है उसमें ई जीन को आइडेंटिफाई करता है। ई जीन एक ऐसा जीन होता है जिसके चारों तरफ वायरस क्या होता है, उसे स्फेरिकल एनवेलप बना लेता है। मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे ये ई जीन है और इसके चारों तरफ वायरस जो है उसको पूरा सराउंड कर लेता है। तो इससे जो ये जो ई जीन है, इसको ये मशीन डिटेक्ट करती है या आइडेंटिफाई करती है, जिससे पता लग जाता है कि जो भी बॉडी है उसमें वायरस है या नहीं। तो ये ट्रूनेट मशीन के बारे में। चलिए हम इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो देखिए इसका मेन एडवांटेज क्या है कि ये पोर्टेबल है और बहुत ही ज़्यादा सस्ती है। तो इससे टेस्ट सस्ते में भी हो सकता है और पोर्टेबल भी है। मतलब कि हम कहीं पे भी, जैसे रिमोट एरियाज या फिर ऐसी जगह जहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें नहीं जा सकती हैं, वहाँ पर हम ले जा सकते हैं। इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स या फिर फार अवे प्लेसेस, वहाँ पे भी हम इसे ले जाकर टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटा है, पोर्टेबल है और बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है। देखिए यहाँ पे लिखा है इट कैन बी कैरीड इन अ ब्रीफ केस। ब्रीफ केस में भी हम इसे कैरी कर सकते हैं। और ये देखिए 8 आवर शिफ्ट में ये कितने रिजल्ट दे देगा, तो ये 45 टेस्ट कर सकते हैं हम इस मशीन के द्वारा 8 घंटे में, जो कि अभी उतने ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ये क्या है, एफिशिएंट भी है और कॉस्ट में भी कम है। और दूसरा क्या चीज़ है इसकी, देखिए तो एक और मेन चीज़ है, तो जो आरटी-पीसीआर टेस्ट होता है, जो अभी जो टेस्ट हो रहा है, उसमें क्या होता है, जो सैंपल्स हैं या जो रिएजेंट्स, उन्हें बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर में रखना पड़ता है। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कोल्ड कंडीशन में उन्हें रखना पड़ता है, तब जाके वो सैंपल्स जो हैं वो बच पाते हैं। वहाँ तक जो टेस्टिंग लैब है वहाँ तक हम उसे पहुँचा पाते हैं, क्योंकि उन्हें कोल्ड कंडीशन ज़रूरी होती है उनमें। बट जो ये जो मशीन है, इसमें क्या है, इसमें कोल्ड कंडीशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो स्वैब स्वैब मतलब जो भी नाक से जो सैंपल लिए जाते हैं कोविड-19 पेशेंट्स के, या फिर जिस भी पेशेंट को हमें टेस्ट करना है, जो उसके नाक से जो सैंपल लिए जाता है उसे स्वैब कहते हैं। तो इसमें जो स्वैब की जो क्वांटिटी है वो भी कम ही रहेगी। मतलब जो स्वैब है वो भी कम रिक्वायर रहेगा इस टेस्ट में या इस मशीन के द्वारा कोई टेस्ट करने में। तो इसलिए क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा सेफ भी है और इफेक्टिव भी है। तो ये था ट्रूनेट मशीन के बारे में। चलिए हम अगली न्यूज़ देखते हैं। तो अगली न्यूज़ है हमारे पास, उर्जित पटेल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। तो डॉक्टर उर्जित पटेल जो है बहुत ही अच्छे इकोनॉमिस्ट है, हमारे आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो उन्हें क्या अपॉइंट किया गया है, चेयरमैन अपॉइंट किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी का। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। चलिए न्यूज़ के बारे में देखते हैं। सबसे पहले उर्जित पटेल को चेयरमैन अपॉइंट किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के। तो ये रिप्लेस किसको करने वाले हैं, तो अभी जो थे वो कौन थे, अभी चेयरमैन जो थे वो थे विजय केलकर जी थे, जो कि 6 साल से चेयरमैनशिप को संभाले हुए थे। और जो उर्जित पटेल हैं वो हमारे आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं 2 साल के लिए, 2016 से 2018। और इन्हीं के टर्म में ही डिमोनेटाइजेशन भी किया था इंडियन गवर्नमेंट ने। मतलब कि जो पुराने 500 और 1000 के नोट है उन्हें कैंसिल भी या फिर उन्हें नलीफाई भी किया था इन्हीं के टर्म में, जिसके बाद 2018 में इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था। चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं, इस इंस्टीट्यूट के बारे में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के बारे में।
तो देखिए ये एक इंस्टीट्यूट है जो कि क्या है, जो रिसर्च करता है, रिसर्च वर्क करता है किस फील्ड में, तो पब्लिक इकोनॉमिक्स और पॉलिसीज के फील्ड में ये अपनी रिसर्च करता है। और ये जो इंडिया का प्रीमियर इकोनॉमिक थिंक टैंक भी है, मतलब जितनी भी रिसर्चेस होती हैं पब्लिक इकोनॉमी या फिर जो पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, जो इकोनॉमी के लेकर जो भी पॉलिसीज है उन सभी के बारे में जो भी रिसर्च होती है वो यही होती है, इसी इंस्टीट्यूट में होती है। तो इसे 1976 में बनाया गया था। तो किसके द्वारा इसे बनाया गया था, तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और प्लानिंग कमीशन ने मिलकर इसे बनाया था, इसे सेटअप किया था 1976 में। और ये रजिस्टर है किसके अंडर पे, तो ये रजिस्टर है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर पे ये रजिस्टर्ड है ये इंस्टीट्यूट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्या काम करता है और ये कौन सी, ये किस एक्ट के अंडर पे ये रजिस्टर्ड है। चलिए हम अगली न्यूज के बारे में देखते हैं। अगली न्यूज हमारे पास, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट्स द इलेक्शंस फॉर 19 राज्यसभा सीट। अभी अभी 19 जून को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्शंस हेल्ड किए थे राज्यसभा के लिए, 19 राज्यसभा सीट्स के लिए अलग अलग स्टेट्स में। चलिए हम उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए इलेक्शंस तो हमारे मतलब के नहीं है, मतलब कि हमारे लिए उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसका जो मेन जो जिस्ट है वो क्या चीज़ है कि राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और कौन करवाता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं। तो जो राज्यसभा है उसके जो एमपी है उनका जो टेन्योर होता है वो कितना होता है, वो 6 साल का होता है। बट जो इनका इलेक्शंस होते हैं वो इस तरीके से एडजस्ट किए जाते हैं कि हर साल 1/3 सीट क्या होती है, खाली होती है और वापस से री इलेक्ट किए जाते हैं। मतलब 1/3 मेंबर जितने भी हैं, जो टोटल मेंबर है उनके 1/3 मेंबर जो है वो हर 2 साल में इनका इलेक्शन किया जाता है और इनको रिटायर किया जाता है 1/3 सीट्स में जो भी मेंबर्स हैं। मतलब कि 1/3 राज्यसभा के जो भी मेंबर्स हैं वो हर 2 साल में रिटायर होते हैं और उनका इलेक्शन किया जाता है। इसलिए ये क्या होता है कि ये कंटिन्यू है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होता। जो राज्यसभा जो है वो कभी डिसॉल्व नहीं होता, इसलिए ये कंटिन्यू चलता जाता है। चलिए हम देखते हैं। देखिए जो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट कैसे होते हैं, तो वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते पीपल से। वो कैसे होते हैं, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। तो इनडायरेक्टली कैसे होते हैं, तो जैसे मान लीजिए जो लोग हैं वो उन्होंने वोट दिया है एमएलएस के लिए। हमारे जो स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उनमें जो बैठते हैं उनको हम एमएलएस कहते हैं, उनमें जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको एमएलएस कहते हैं। तो उन एमएलएस को वोट कौन देता है, जनरल जो पब्लिक होती है वो वोट देती है। और इन्हीं के द्वारा, इन्हीं एमएलएस के द्वारा जो राज्यसभा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं उनको वोट दिलवाया जाता है। मतलब ये जो है इनडायरेक्टली इलेक्शन हो गया कि जो पीपल का जो रिप्रेजेंटेटिव है, जिसने पीपल को चुना है इस इलेक्शन में वोट देने के लिए, वो वोट डालता है राज्यसभा के एमपीज के लिए। तो इसलिए ये क्या है, एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है। और जो वोट है वो कैसा होता है, तो वो वोट होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के थ्रू ये वोट किया जाता है। इसका क्या मतलब है, तो देखिए जो एमएलएज होते हैं वो अपना वोट देते हैं। हर मेंबर को एक तरीके से प्रायोरिटी लिस्ट बनाई दी जाती है। हर जो एमएलए है वो जितने भी कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं उनका एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाते हैं, जैसे फर्स्ट नंबर पे कौन है, सेकंड पे कौन है, उसके हिसाब से एमएलएस के लिए जो भी एमएलए जिसको ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहता होगा वो फर्स्ट पे रखेगा, सेकंड पे रखेगा, थर्ड पे रखेगा। तो इस तरीके से काउंटिंग अलग अलग फेसेस में होती है। फर्स्ट फेज में अगर मेजोरिटी आ जाती है, देखिए जो टोटल नंबर ऑफ वोट जो चाहिए होते हैं जीतने के लिए किसी भी कैंडिडेट को या किसी भी जो भी इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ है, तो उसको जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स चाहिए होते हैं वो कितने चाहिए होते हैं, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ वोट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स प्लस 1 और इन ऑल प्लस 1। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में राज्यसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है एक, उसमें बहुत सारी स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी, मतलब बहुत सारे एमएलएज होंगे। तो देखिए जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स है किसी भी सीट के लिए, जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स है राज्यसभा की सीट के लिए, तो उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स प्लस 1, उनको करेंगे हम डिवाइड और फिर उस जो भी आंसर आएगा उसको हम उसमें प्लस 1 करेंगे, तो उतने वोट चाहिए होते हैं। तो ये क्या है, देखिए अब मान लीजिए एक बार में मेजोरिटी नहीं मिली किसी भी पर्सन को या किसी भी कैंडिडेट को, तो क्या होता है दोबारा से चेंज किया जाता है। और जो लास्ट वाला जिसको सबसे कम, पहले जो फेस में सबसे कम वोट दिए होते हैं वो एलिमिनेट हो जाता है, और फिर उसके बाद जो अगले जो भी प्रेफरेंसेस होते हैं उनको देखा जाता है। तो इस हिसाब से ये वोटिंग चलता है। तो ये राज्यसभा का इलेक्शन था। चलिए हम देखते हैं इसे करवाता कौन है, तो इसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। तो हम इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में दिया है, तो वो आपको याद रखना है। आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में दिया गया है। ये क्या क्या करता है, तो ये सभी इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 324 प्रोवाइड्स फॉर एन इलेक्शन कमीशन फॉर द सुपरिंटेंडेंस
direction and control of the preparation of the electoral rolls for the conduct of election to the parliament, state legislature and to the office of president and vice president। ये आपको याद रखना है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो कौन कौन से इलेक्शंस करवाता है। तो देखिए, पार्लियामेंट के लिए इलेक्शंस करवाता है, स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए भी इलेक्शन करवाता है और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी ये इलेक्शन करवाता है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि किस किस के लिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो इलेक्शंस करवाता है। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में क्या होता है, सबसे जो हेड होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उसको जो सपोर्ट करने के लिए कौन होते हैं, तो उसको सपोर्ट करने के लिए होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं अलग अलग। तो अभी हमारे यहाँ 3 इलेक्शन कमिश्नर है और एक इलेक्शन कमीशन है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और ये सभी को कौन अपॉइंट करता है, तो ये सभी को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। चलिए हम इनके बारे में देखते हैं, पावर्स देख लेते हैं हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पावर क्या क्या है। देखिए, इलेक्शन कमीशन क्या करता है, इलेक्टोरल रोल्स बनाता है। इलेक्टोरल रोल्स क्या होते हैं, इलेक्टोरल रोल्स लिस्ट होती है वोटर, जिसमें सभी वोटरों के जो भी एलिजिबल वोटर्स हैं उनके नाम होते हैं। तो जो इलेक्शन कमीशन का क्या काम है, तो इन सभी वोटर्स की लिस्ट को तैयार करना और उन्हें समय समय में रिव्यू भी करते रहना। दूसरा काम क्या होता है कि इलेक्शन का शेड्यूल्स भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही देती है या ईसीआई ही देती है इलेक्शन का शेड्यूल कि कब कौन से इलेक्शन होने हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो भी नॉमिनेशंस पेपर है, मतलब कि जो कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं उन सभी के जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब क्या स्क्रूटिनाइज करता है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करती है। उसके बाद ही उन्हें परमिशन दी जाती है कि आप जो इलेक्शन है वो लड़ सकते हैं और उसमें इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या करती है और क्या करता है, तो देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उन्हें भी रजिस्टर करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो भी कोई भी न्यू पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म होती है या फिर जो पुरानी पार्टी है उसे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा चाहिए, तो वो सभी कौन रजिस्टर करता है, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही रजिस्टर करती है। दूसरी चीज़ क्या, देखिए अभी ये मैंने आपको बताया नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टीज भी कौन डिसाइड करता है, तो वो ईसीआई ही डिसाइड करती है कि कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी है या कौन सी पार्टी स्टेट पार्टीज है। फिर और एक और क्या चीज़ है, तो एक तो आपको ये तो कॉमन चीज़ है कि सारी इलेक्शन मशीनरीज को सुपरवाइज करती है और जितना भी इलेक्शन है वो सभी इलेक्शंस करवाती है एक फेयर और फ्री एंड फेयर मैनर में, मतलब कि कोई भेदभाव ना हो किसी के साथ, सभी को बिल्कुल इक्वल वोट मिले और सभी को वोट डालने का मौका मिले। तो वो सभी इंश्योर करना किसका काम होता है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही काम होता है। तो ये थे कुछ पावर्स एंड फंक्शन इलेक्शन कमीशन की, और हमने इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ा, आर्टिकल 324 में दी गई है, और इसका हेड कौन होता है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, से अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है। तो हमने इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ लिया। चलिए हम अगली न्यूज़ के बारे में देखते हैं। तो अगली न्यूज़ है वर्ल्ड योगा डे के बारे में या फिर इंटरनेशनल डे फॉर योगा। देखिए, इंटरनेशनल डे फॉर योगा जो कि है 21 जून को मनाया जाता है। तो ये जो योगा डे है, जो इंटरनेशनल योगा डे है, वो सबसे पहले किसने प्रपोज किया था, तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने प्रपोज किया था यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में। कब किया था, तो 27 सितंबर 2014 में, और इसी के बाद से एक रेजोल्यूशन पास हुआ, जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा नाम से एक रेजोल्यूशन पास हुआ था, जिसमें 177 नेशंस ने इस रेजोल्यूशन का सपोर्ट किया था, और ये अभी तक का हाईएस्ट नंबर है किसी भी रेजोल्यूशन को। तो यूएनजीए का जो रेजोल्यूशन है उनमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट सिर्फ इसी रेजोल्यूशन को मिला है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। और इसी के बाद से 2015 से कंटिन्यू हम 21 जून को ये इंटरनेशनल योगा डे मनाते आ रहे हैं। तो इस साल की जो थीम है वो क्या थी योगा डे की, वो क्या है, इस साल की थीम है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। ये थीम कोविड-19 से रिलेटेड है कि योगा फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए तो है ही योगा, और घर पे होना चाहिए। क्यों, क्योंकि कोविड-19 फैल रहा है और स्टे सेफ स्टे होम अभी चल रहा है। इसलिए क्या है इस साल की थीम, तो इस साल की थीम है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। और जो योगा है उसे यूनेस्को ने इंटेंजिबल हेरिटेज का भी दर्जा दिया है। इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में भी योगा का नाम है। और देखिए, जो 21 जून है जब योगा डे सेलिब्रेट होता है, तो कोइंसिडेंटली जो 21 जून है वो हमारे नॉर्थन हेमिस्फीयर में समर सोल्स्टिस भी कहलाता है। मतलब कि जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है वहाँ पे 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। सभी को पता होगा 21 जून हमारे जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है उसमें सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को। तो ये था इंटरनेशनल योगा डे के बारे में। चलिए हम अगली न्यूज़ देखते हैं। तो देखिए, अगली न्यूज़ है हमारे पास समर सोल्स्टिस के बारे में। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया 21 जून को होता है समर सोल्स्टिस, मतलब कि जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है वहाँ का सबसे लंबा दिन। तो ये एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है। क्यों होता है, तो ये अर्थ की टिल्टेड एक्सिस की वजह से होता है। तो जो अर्थ की एक्सिस है, देखिए आप यहाँ पे इमेज में देखिएगा,
ये अर्थ है हमारा। तो जो नॉर्मल जो सेंटर है, जैसे नॉर्थ पोल से साउथ पोल जो सेंटर है वो क्या है, वो ये है। बट जो अर्थ जो रोटेट करता है अपनी एक्सिस के अबाउट, तो वो क्या है, वो थोड़ी सी टिल्टेड है, मतलब 23.5 डिग्री का इसमें टिल्ट है। तो जो अर्थ जो रोटेट करता है वो इस एक्सिस के अबाउट में करता है। ये आपको एक्सिस दिख रही होगी, तो इस एक्सिस के अबाउट में रोटेट करता है। तो जब 21 जून को जब सन कहाँ होता है, वो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, यहाँ पर बिल्कुल इसके बिल्कुल बीच में होता है। तो ये क्या है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तब क्या होता है, तो जो सन की रेज है वो लगभग पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कवर कर लेती है। ये आपको दिख रहा होगा, ये एरिया जो दिख रहा होगा यहाँ पे दिन रहता है, तो इसीलिए यहाँ पे सबसे लंबा दिन आज के दिन होता है। और अगर उसी के अपोजिट बात की जाए, सदर्न हेमिस्फेयर की बात की जाए, तो यहाँ पे सबसे लंबी रात होती है 21 जून को। मतलब जो सदर्न हेमिस्फेयर के लोग हैं या सदर्न हेमिस्फेयर की कंट्रीज है, उनके लिए 21 जून को विंटर सोल्स्टिस होता है, मतलब सबसे लंबी रात होती है उनके लिए। आप देख सकते हैं इनका जो नाइट का एरिया जो सदर्न हेमिस्फेयर में वो बहुत ज़्यादा है, मतलब नाइट जो है वो बहुत लंबी होती है, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पे डे बहुत लंबा होता है। तो ये समर सोल्स्टिस के बारे में, तो मैंने आप सभी को बता दिया है ये सब चीज़ें। तो देखिए जो और एक और चीज़ मैंने बताना भूल गया था, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आगे नहीं जाता है, वापस यहाँ से अब लौटने लगता है। तो जो सन है वो कहाँ से कहाँ तक रहता है, तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जाता रहता है। ये आपको दिख रहा होगा इस एरिया में ही सन, यहाँ पहले देखिए, यहाँ से यहाँ अभी 21 जून है, अब ये वापस धीरे धीरे नीचे की तरफ आना शुरू होगा। तो दिसंबर के टाइम पे 22 दिसंबर को हमारे यहाँ क्या होता है, विंटर सोल्स्टिस होता है, और जो सदर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पे समर सोल्स्टिस हो जाएगा। मतलब ये टोटल चेंज हो जाएगा, ये जो है ये पार्ट हो जाएगा ये पार्ट हो जाएगा सदर्न हेमिस्फेयर, और ये पार्ट हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो ये ऐसे ही चलता रहता है, सन पहले यहाँ आएगा, कहाँ तक, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, फिर वापस ऊपर आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक। तो जो इक्वेटर के बीच में होता है वो उसको कहते हैं इक्विनॉक्स। जब सन इक्वेटर के बिल्कुल सीधाई पे आ जाता है उसको हम कहते हैं इक्विनॉक्स। और उस दिन दोनों हेमिस्फेयर में, नॉर्थर्न और समर हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर, दोनों में दिन और रात बिल्कुल 12-12 घंटे के होते हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं। तो ये था गाइस समर सोल्स्टिस के बारे में। चलिए हम अगली न्यूज़ के बारे में देखते हैं। तो अगली न्यूज़ हमारे पास, सुखना लेक डिक्लेयर्ड एज वेटलैंड। जो सुखना लेक है उसे वेटलैंड का दर्जा दे दिया गया है। तो हम इस लेक के बारे में देखते हैं। तो ये जो लेक है वो चंडीगढ़ में सिचुएटेड है, जो कि फुटहिल्स में सिचुएटेड है, हिमालयाज के, मतलब शिवालिक हिल्स में सिचुएटेड है ये सुखना लेक। ये एक सेंचुरी भी है। बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होती हैं, जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं वो एक सीजन से दूसरे सीजन के तरफ माइग्रेट करती हैं। मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पर वो अभी रह रही हैं और फिर यहाँ पर आ जाती है ठंड, और तो वो क्या होना चालू करती हैं, माइग्रेट करना चालू करती हैं दूसरे रीजन में जहाँ पर उनको थोड़ी सी गर्माहट मिले या फिर जहाँ पर थोड़ा गर्मी हो। तो ये क्या होती है, जब फिर यहाँ पे वापस ठंड होती है तो वो वापस अपने कंट्री में लौट जाती हैं। तो ये होते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। तो यहाँ पे बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, जैसे साइबेरियन डक, स्टॉक्स और क्रेन्स। तो ये इसलिए फेमस भी है सुखना लेक, और इस लेक को वेटलैंड का दर्जा दे दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। तो देखिए आपको याद रखना है कि सुखना लेक क्या है, कहाँ पर है, चंडीगढ़ में है। तो हम एक बार लोकेशन देख लेते हैं इसकी। ये देखिए आपको ये दिख रही होगी यहाँ पर, ये है सुखना लेक। ये जो लेक है ये है सुखना लेक, और इसका कैचमेंट एरिया आप देख सकते हैं, ये पूरा पंजाब और हरियाणा और चंडीगढ़ को पूरा कवर किया हुआ है। ये जो आपको रेड कलर से दिख रहा है वो इसका कैचमेंट एरिया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से एक स्ट्रीम निकल रही है, ये इसका क्या है, पूरा कैचमेंट एरिया है। तो ये था सुखना लेक के बारे में। दोस्तों आज का लेक्चर यहीं तक था। चलिए हम देखते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ लिया है। सबसे पहले हमने पढ़ा ट्रूनेट मशीन्स के बारे में, जिससे आईसीएमआर ने अप्रूव कर दिया कोविड-19 टेस्ट के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और पोर्टेबल है, मतलब उससे ब्रीफ केस में भी कैरी कर सकते हैं। और दूसरी बात हमने क्या पढ़ी, जो डॉक्टर उर्जित पटेल हैं, जो हमारे पहले गवर्नर रह चुके हैं, उन्हें क्या अपॉइंट किया गया है, चेयरमैन अपॉइंट किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी का। ये इंस्टीट्यूट क्या करता है, तो ये इंस्टीट्यूट रिसर्च वर्क करता है किसमें, पब्लिक इकोनॉमी और पॉलिसीज के फील्ड में। फिर हमने पढ़ा राज्यसभा के इलेक्शंस के बारे में, जो कि अभी अभी हेल्ड हुए थे। तो हमने देखा कि राज्यसभा का इलेक्शन होता कैसे है, मेंबर्स कब कब रिटायर होते हैं। तो 1/3 सीट क्या होती है, खाली होती हैं हर 2 साल में, और इलेक्शंस भी इसी हिसाब से चलते जाते हैं, और इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं राज्यसभा के मेंबर्स, एमएलएस के द्वारा इनका इलेक्शन होता है। हमने वोटिंग सिस्टम पढ़ा उसका।
फिर हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा, कौन से आर्टिकल में है, तो 324 आर्टिकल में है। फिर हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर कमिश्नर्स के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा इसकी पावर्स, इलेक्शन कमीशन की क्या क्या पावर्स हैं और क्या क्या उसके फंक्शंस है, वो सभी हमने देखे। फिर हमने इंटरनेशनल डे फॉर योगा या फिर वर्ल्ड योगा डे के बारे में पढ़ा, जो कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उन्होंने ही सबसे पहले प्रपोज किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, जिसके बाद रिजोल्यूशन पास हुआ और फिर हम 21 जून को हर साल 2015 से ये इंटरनेशनल योगा डे मनाने लगा। और इस साल जो है वो इसका 6th एडिशन है और इस साल की थीम हमने देखी योगा फॉर हेल्थ एंड योगा एट होम। और इसी दिन क्या होता है, समर सोल्स्टिस भी होता है। हमने समर सोल्स्टिस के बारे में भी पढ़ा कि इस दिन सबसे लंबा दिन होता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबी रात होती है, ये हमने देखा। फिर हमने सुखना लेक के बारे में डिस्कस किया और देखा सुखना लेक कहाँ पर है, उसकी लोकेशन क्या है और क्यों ये इंपॉर्टेंट है, और इसे डिक्लेयर क्या किया गया है, एक वेटलैंड इसे डिक्लेयर कर दिया गया है। तो गाइज आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा, ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। कोई भी सजेशन या कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस यूनिट पे मिल जाएगी, आप उससे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।